नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या लड़कों को नीला रंग और लड़कियों को गुलाबी रंग पसंद होना जन्मजात है? क्या लड़के रो नहीं सकते और लड़कियाँ बहादुर नहीं हो सकती? अगर हम गहराई से सोचें तो पाएंगे कि ये बातें जन्म से नहीं आती, बल्कि समाज, परिवार, स्कूल और संस्कृति हमें सिखाते हैं। इसी प्रक्रिया को समझने के लिए हम जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट की अवधारणा पढ़ेंगे। ये सीटेट, यूपीटेट और डीएसएसबी जैसे टीचर भर्ती परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है सेक्स बनाम जेंडर। ये सेक्स और जेंडर में क्या अंतर होता है? देखिए, जो सेक्स होता है ये एक बायोलॉजिकल टर्म है। यह जैविक या शारीरिक बनावट है, इसको बदला नहीं जा सकता। जैसे महिला और पुरुष के क्रोमोसोम और शारीरिक अंतर। तो अगर आपको सेक्स पूछा जाए तो ये क्या है? एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, प्राकृतिक है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जेंडर। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, इसको समाज ने बनाया है, इसको समाज ने निर्माण किया है, समाज ने थोपा है। तो जेंडर है एक सोशल कंस्ट्रक्ट। समाज तय करता है कि पुरुषों को कैसा व्यवहार करना चाहिए और महिलाओं को कैसा। जैसे लड़कियां नाजुक होती हैं या लड़के रोते नहीं हैं, तो ये क्या है? ये समाज ने बनाया है, इसका सेक्स से लेना देना कुछ नहीं है। ये समाज ने ऐसा बनाया है, समाज ने ये थोपा है। सीटेट में कभी कभी डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाती है कि जेंडर इज अ, क्या आंसर होगा? सोशल कंस्ट्रक्ट। सोशल कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट है हमारा जेंडर भूमिकाएं। समाज द्वारा पुरुषों और महिलाओं के लिए कुछ निर्धारित कार्य कर दिए, व्यवहार कर दिया है, कुछ जिम्मेदारियां निर्धारित कर दी हैं। इनको बोलते हैं हम जेंडर रोल्स। जैसे महिलाओं को घर का काम और बच्चों की देखभाल का काम सौंपना और पुरुषों को बाहर जाकर पैसे कमाने की जिम्मेदारियां देना। ये भूमिकाएं जन्मजात नहीं होती, बल्कि बच्चा अपने परिवार, मीडिया और संस्कृति और स्कूल से ये सीखता है कि माँ घर पे रहकर काम करेगी, पिता बाहर जाकर पैसा कमाएगा। माँ बच्चों की देखभाल करेगी, पिता बाहर के घर के बाहर की जिम्मेदारियां उठाएगा। ये जन्मजात नहीं है, ये भूमिकाएं समाज द्वारा दी गई हैं और इन्हें हम कहते हैं जेंडर रोल्स। अगला टॉपिक है जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप या जेंडर बाइस। परीक्षा में सबसे ज़्यादा इसी हिस्से से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। क्या होता है देखते हैं। किसी विशेष लिंग के बारे में समाज में पहले से चली आ रही पुरानी, व्यापक और अपरिवर्तनीय धारणा। जैसे लड़कियां गणित और विज्ञान में कमज़ोर होती हैं, वे केवल आर्ट्स या होम साइंस के लिए बनी हैं। जैसे लड़के भारी सामान उठा सकते हैं, लड़कियां नहीं। लड़के खेल में अच्छे होते हैं, लड़कियां खेल में अच्छी नहीं होती हैं। ये क्या है? ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। जेंडर बाइस। जेंडर बाइस क्या होता है? किसी एक लिंग जैसे महिला या पुरुष की तुलना में दूसरे को अधिक प्राथमिकता देना, अधिक महत्व देना या अधिक लाभ देना, मतलब भेदभाव करना। भेदभाव करना क्या है? जेंडर बायस। जैसे स्कूल के वार्षिक उत्सव में, स्कूल के एनुअल डे में लड़कों को ड्रम बजाने और मैनेजमेंट का काम दिया गया, लड़कियों को केवल स्वागत करने का या रंगोली बनाने का काम सौंपा गया है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है जेंडर पूर्वाग्रह या जेंडर बाइस का। जेंडर कंसिस्टेंसी समझते हैं क्या होता है? लगभग 3 से 5 वर्ष की आयु में बच्चों को यह समझ आ जाता है कि उसका जेंडर स्थायी है। कपड़े बदलने या बाल लंबे करने या छोटे करने से उसका जेंडर नहीं बदलेगा। इसे कोलबर्ग ने जेंडर सिद्धांत के तहत भी पढ़ा जाता है। कोलबर्ग के जेंडर का सिद्धांत कि 4 से 5 साल की उम्र तक आते आते बच्चा ये समझ जाता है उसका जो जेंडर है वो स्थायी है। उसको कपड़े बदल लेने से या बाल लंबे या छोटे कराने से वो बदलाव नहीं होगा। अब देखते हैं कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जिससे कि जेंडर बाइस कम हो, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को ख़त्म किया जा सके। इससे संबंधित एग्जाम में सीटेट में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले बच्चों को नॉन ट्रेडिशनल रोल्स दिए जाएँ, मतलब गैर पारंपरिक भूमिकाएं दे दो बच्चों को। कक्षा में रूढ़िवादिता तोड़ने के लिए लड़कियों को भारी डेस्क उठाने या लीडरशिप का काम दें और लड़कों को साफ सफाई या सजावट की जिम्मेदारी दें, जिससे वो ये समझ पाएंगे ये इन कामों का लड़का या लड़की होने से कोई लेना देना नहीं है। लड़कियां भी डेस्क उठा सकती हैं, लड़कियां भी लीडर के रोल कर सकती हैं, लीडरशिप कर सकती हैं और लड़के साफ सफाई कर सकते हैं। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का क्लास में प्रयोग करें, जैसे चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन कहें, पुलिसमैन की जगह पुलिस ऑफिसर जैसे शब्दों का प्रयोग अधिक उपयुक्त रहेगा। तीसरा है जेंडर इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को समान अवसर देना। चाहे खेल कूद है, विज्ञान प्रतियोगिताएं हैं और गणित के सवालों को हल करने में लड़के और लड़कियों को बराबर का मौका दें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लड़कों को प्राथमिकता दें और सब साफ सफाई का काम आता है तो लड़कियों को प्राथमिकता दे दें, जब सजावट का काम आता है तो लड़कियों को बोल दें, स्वागत का काम आता है तो लड़कियों को बोल दें, और जहाँ खेल कूद मैनेजमेंट का काम आता है वहाँ लड़कों को दें। सभी को बराबर का अवसर दें। पाठ्य पुस्तकों में क्या जेंडर बाइसनेस दिखाई देती है? हाँ, दिखाई देती है। कई रूपों में ये दिखाई देती है। जैसे किताबों में माँ को अक्सर खाना बनाते हुए दिखाया जाता है, पिता को ऑफिस जाते हुए अखबार पढ़ते हुए दिखाया जा रहा है। ये एक प्रकार की क्या है? ये जेंडर बाइसनेस को, जेंडर पूर्वाग्रह को या जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सीटेट में किस तरह का आता है। कक्षा में एक टीचर कहता है लड़कों की तरह मत रहो, तुम लड़के हो। इसमें लड़कियां होना चाहिए। लड़कियों की तरह मत रहो, तुम लड़के हो। लड़कियों की तरह मत रहो, तुम लड़के हो। यह कथन क्या दर्शाता है? यह कथन जेंडर स्टीरियोटाइपिंग या जेंडर बाइसनेस को दर्शाता है। तो साथियों, आज हमने सीखा कि जेंडर केवल एक जैविक अंतर नहीं है, बल्कि एक सामाजिक निर्माण है।
समाज, परिवार, विद्यालय और मीडिया मिलकर ये तय करते हैं कि लड़कों और लड़कियों से कैसी अपेक्षाएं रखी जाएं। एक शिक्षक के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी क्लास में जेंडर बायसनेस और स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा ना दें, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करें। यदि आपको यह लेक्चर उपयोगी लगा है तो